गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, हम सेक्शन 24 हम पिछले लेक्चर में बेटा डिस्कस कर रहे थे, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। तो किन किन लोगों को बेटा कंपलसरीली रजिस्टर करवाना है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एग्रीगेट टर्नओवर। तो पॉइंट नंबर 1 हमने इंटर स्टेट सप्लाई का किया था, इको हमने डिस्कस कर लिया, पर्सन रिसीविंग रिवर्स चार्ज सप्लाईज हमने डिस्कस कर लिया था। 7th पॉइंट, suppliers other than notified under section 9 subsection 5 who supply through an eco, ये हमने बेटा डिस्कस कर लिया। चलो आज हम बेटा डिस्कस करेंगे 6th पॉइंट, अ पर्सन who supplies goods on behalf of another person that is an agent। तो ठीक है बेटा, सेक्शन 24 कह रहा है कोई एजेंट है जो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स की क्या कर रहा है बेटा, सप्लाई कर रहा है। तो एजेंट को भी कंपल्सरली रजिस्टर करवाना है अंडर सेक्शन 24 इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर। मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट का क्राइटेरिया एजेंट के ऊपर अप्लाई नहीं करेगा, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है अंडर सेक्शन 24। तो बेटा इसमें खास कुछ नहीं था। अब आ जाओ 4th पॉइंट बेटा, थोड़ा डिस्कस करेंगे ध्यान से, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। आओ बेटा मेरे साथ साथ। फोर्थ पॉइंट, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है बेटा? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ये बेटा एक नया कंसेप्ट है जो जीएसटी में इंट्रोड्यूस किया गया है बेटा। इससे पहले सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज, उसमें बेटा ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था बेटा। ये एक नया कंसेप्ट है जो जीएसटी में क्या करा गया है, इंट्रोड्यूस। बेटा मैं आपको ना थोड़ा सा जरा आगे पढ़ाना चाहूँगा बेटा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बेटे होता कौन है। ये देखो, ये देखना है बेटा, सेक्शन 27 स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कौन होता है बेटा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन? जरा पढ़ोगे बेटा। Casual taxable person is a person who occasionally undertakes transactions involving supply of goods or services or both in a state or union territory where he has no fixed place of business। बेटा कौन होते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन? जरा ध्यान से सुनना बेटा, आपको फिर कुछ एग्जांपल्स दूंगा। बेटा बहुत से लोग होते हैं जो ना जिनका फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस एक स्टेट में होता है, एक स्टेट में जहां पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी ले रखा है। लेकिन बेटा ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ना अलग अलग स्टेट्स में जाके गुड्स की या सर्विसेज की क्या करते हैं, सप्लाई, जहां पर उनका फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता है। जैसे बेटा थोड़ा सा, अभी मैं प्रॉपर एग्जांपल बाद में दूंगा, पहले बात समझो मेरी। मैंने क्या कहा, मिस्टर ए है बेटा, मिस्टर ए। सपोज बेटा मिस्टर ए का एक फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है, सपोज उत्तराखंड में। तो मिस्टर ए का फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस बेटा उत्तराखंड में है, ठीक है। उत्तराखंड में उसकी दुकान है बेटा, फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है। लेकिन बेटा मिस्टर ए क्या करता है, मिस्टर ए उत्तराखंड में तो सप्लाई करता ही करता है, वहां पर तो बेटा उसका फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है। मिस्टर ए ना अलग अलग स्टेट्स में जाके भी सप्लाई करता है। जैसे सपोज दिल्ली में वो सप्लाई करता है, महाराष्ट्र में वो सप्लाई करता है, गुजरात में जाके वो सप्लाई करता है,
चेन्नई में जाके वो सप्लाई करता है, कर्नाटका में जाके वो क्या करता है, सप्लाई। और इन जगहों पे उसका फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, ना कोई ब्रांच है, ना हेड ऑफिस है, ना कोई दुकान है, ना फैक्ट्री है। इन जगहों पे उसका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। तो बेटा एक बात सुनना, तो इन स्टेट्स के लिए बेटा, इन स्टेट्स के लिए उसे दर्जा मिलेगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का। इन स्टेट्स के लिए बेटा उसे दर्जा मिलेगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का। तो मैंने क्या कहा बेटा, मैंने कहा एक पर्सन है जिसका एक स्टेट में फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है, प्रॉपर दुकान है या फैक्ट्री है या ब्रांच है या हेड ऑफिस है, प्रॉपर बेटा फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है, लेकिन वो पर्सन अलग अलग स्टेट्स में जाके गुड्स की या सर्विस की क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, और उन स्टेट्स में उसका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। तो उन स्टेट्स के लिए वो क्या कहा जाएगा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो बेटा दिल्ली स्टेट के लिए वो क्या बनेगा बेटा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। महाराष्ट्र के लिए वो क्या कहलाएगा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। गुजरात के लिए वो क्या कहलाएगा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। चेन्नई के लिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कर्नाटका के लिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। पक्का। लेकिन उत्तराखंड के लिए बेटा वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं कहलाएगा, क्योंकि उत्तराखंड में उसका फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है। तो याद रखना, जिस स्टेट में आपका फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है, उस स्टेट में जो सप्लाई कर रहे हो आप, उसके लिए आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं हो। लेकिन आप दूसरे स्टेट्स में जाके अगर सप्लाई करते हो जहां पर आपका फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, उस स्टेट के लिए आपको दर्जा मिलेगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का। पहले बताओ बेटा, बात समझ आई? मैं इसके बेटा आपको प्रॉपर एग्जांपल देता हूं। तो बेटा मैंने क्या कहा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। कोई पर्सन है जिसका एक स्टेट में फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है, वो क्या करता है, अलग अलग स्टेट्स में जाके बेटा गुड्स की या सर्विसेज की क्या करता है, सप्लाई। और उन स्टेट्स में उसका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो उन स्टेट्स के लिए उसको दर्जा मिलेगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का। कॉपी करो बेटा, फिर आपको प्रॉपर एग्जांपल देता हूं। बेटा समझने की कोशिश करना, सिंपल कंसेप्ट है। ये समझ आ गया ना बेटा, तो अगला वाला हम जो डिस्कस करेंगे वो भी आपको बेटा इजी हो जाएगा। करा बेटा कॉपी? अच्छा, अब मैं आपको बच्चे प्रॉपर एक एग्जांपल देता हूं इसका, जरा सुनना बेटा। अज्यूम करो एक पर्सन है मिस्टर ए। मिस्टर ए एक पर्सन है बेटा। बेटा उसकी ना एक गारमेंट्स की शॉप है, गारमेंट्स की शॉप है, ठीक है। या मैं चलो ऐसे बोलूं, वो गारमेंट्स का बेटा मैन्युफैक्चरर है, गारमेंट्स बनाता है बेटा वो, हैंडमेड गारमेंट्स बनाता है, ठीक है। अच्छा अब सुनना ध्यान से जो मैं कहूंगा बेटा। अब ये जो मिस्टर है ना, ये गारमेंट्स बनाता है और इसकी ना देहरादून में बेटा फैक्ट्री है। देहरादून में इसकी क्या है, फैक्ट्री, ठीक है। तो देहरादून की फैक्ट्री में उसके ये गारमेंट्स क्या होते हैं बेटा, मैन्युफैक्चर होते हैं। अब बेटा ये मिस्टर क्या करता है, इन गारमेंट्स की देहरादून में तो खैर ऑल ओवर उत्तराखंड सप्लाई तो करता ही करता है, ये एक काम और करता है बेटा। ये ना अलग अलग स्टेट्स में जाके एग्जीबिशंस लगाता है बेटा। जैसे ट्रेड फेयर होते हैं, जैसे देहरादून में विरासत होती है, तो इस टाइप की वो एग्जीबिशंस अलग अलग स्टेट में जाके लगाता है। तो मिस्टर ए बेटा अलग अलग स्टेट में जाके क्या लगाता है, एग्जीबिशन। अलग अलग स्टेट में जाके एग्जीबिशन लगाता है बेटा। वो दिल्ली में एग्जीबिशन लगाई उसने फॉर अ पीरियड ऑफ 15 डेज, ठीक है। दिल्ली में एग्जीबिशन लगाई 15 दिन के लिए।
बेटा गुजरात में उसने एग्जीबिशन लगाई फॉर 10 डेज। अलग अलग स्टेट्स में जाके वो जो ट्रेड फेयर्स वगैरह होते हैं उनमें एग्जीबिशन लगाता है बेटा। चेन्नई में उसने एक हफ्ते के लिए एग्जीबिशन लगाई, 7 डेज। ठीक है, ऐसे ही मुंबई में उसने एग्जीबिशन लगाई फॉर अ पीरियड ऑफ से 12 डेज। ठीक है, और यूपी में उसने एग्जीबिशन लगाई फॉर अ पीरियड ऑफ 5 डेज। बेटा याद रखना, इन स्टेट्स में बेटा उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। इन स्टेट्स में बेटा नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। बेटा फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस तो कहां पर है आपका? देहरादून में, उत्तराखंड में आपका फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। इन स्टेट्स में आपका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। ठीक है, तो बेटा जीएसटी जो एक्ट है वो क्या कहता है, ध्यान से सुनना। जीएसटी एक्ट कहता है एक पर्सन है, ठीक है, जिसका एक स्टेट में फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है। जैसे मिस्टर ए का फैक्ट्री है बेटा, फिक्स्ड फैक्ट्री इज अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। फैक्ट्री क्या है बेटा? एक फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है, फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। तो फैक्ट्री एक फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है। तो मिस्टर ए की एक फैक्ट्री है, एक फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है। कहां पर? उत्तराखंड में बेटे, उत्तराखंड में। अब ये मिस्टर ए क्या करता है? अलग अलग स्टेट्स में जाके एग्जीबिशंस लगा रहा है, मतलब गुड्स की क्या कर रहा है? सप्लाई। और इन स्टेट्स में उसका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है बेटे। पक्का? तो याद रखना बेटा, दिल्ली स्टेट के लिए उसे क्या माना जाएगा? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। गुजरात के लिए उसे क्या माना जाएगा? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। चेन्नई के लिए उसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन माना जाएगा, मुंबई के लिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, और उत्तर प्रदेश के लिए भी उसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। हाउएवर देहरादून के लिए वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, उत्तराखंड के लिए वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होगा, क्योंकि उत्तराखंड में उसका फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है। पक्का बताओ, बात समझ आई बेटे? ठीक है, कॉपी करो इसे। तो बेटा ये जो लोग एग्जीबिशंस लगाते हैं ना बेटा, अलग अलग स्टेट्स में जाके एग्जीबिशंस लगाते हैं, वो बेटा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि जिन स्टेट्स में वो एग्जीबिशन लगा रहे हैं उन स्टेट्स में वो गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उन स्टेट्स में उनका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। तो उन स्टेट्स के लिए उसे दर्जा किसका मिलेगा? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का। अभी एक और एग्जांपल आपको देता हूं बेटा, आप रिलेट करोगे बेटा, कॉपी कर लो इसे। तो याद रखना, इन स्टेट्स के लिए आप बेटा क्या कहलाओगे? आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहलाओगे इन स्टेट्स के लिए। तो याद रखना बेटा, जो लोग एग्जीबिशंस लगाते हैं, अलग अलग स्टेट्स में जाके एग्जीबिशंस लगाते हैं, वो उन स्टेट्स में बेटा गुड्स की सप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन उन स्टेट्स में उनका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। तो उन स्टेट्स के लिए उसको दर्जा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का दिया जाएगा। अब देखो बेटा, एक और एग्जांपल, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं बेटा आपको, आप रिलेट कर सकते हो। कॉपी कर लो, चलो। ठीक है बच्चे? अच्छा चलो, अब मैं एक और एग्जांपल आपको बेटा देता हूं, रिलेट करना। बेटा परेड ग्राउंड में आपने देखा होगा अक्सर जेमिनी सर्कस लगता है बेटा, या ग्रेट रेमैन सर्कस लगता है, जंबो सर्कस लगता है। तो बहुत सारे सर्कस हैं तो देहरादून में लगाए जाते हैं बेटा परेड ग्राउंड पे। बेटा अगर मैं एक छोटी सी बात आपसे करूं जेमिनी सर्कस की, एग्जांपल ले रहा हूं बेटा,
जेमिनी सर्कस बेटा देहरादून में लगाया जाता है, दैट डज नॉट मीन कि जेमिनी सर्कस का फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस देहरादून में है। नो बेटा, बेटा जेमिनी की सर्कस की अगर बात करूं एग्जांपल के तौर पे, सपोज बेटा उनका फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस बेटा चेन्नई में है, सपोज उनका फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस चेन्नई में है, लेकिन आपको पता है जेमिनी सर्कस वाले करते क्या है बेटा, ये अलग अलग स्टेट्स में जाके सर्कस लगाते हैं बेटा, अलग अलग स्टेट्स में जाके सर्कस लगाते हैं। तो सपोज उत्तराखंड में लगा रहे हैं बेटे, उत्तर प्रदेश में लगा रहे हैं, दिल्ली में लगा रहे हैं, गुजरात में लगा रहे हैं, कर्नाटका में लगा रहे हैं। तो ये लोग अलग अलग स्टेट्स में जाके बेटा सर्कस लगाते हैं। तो उत्तराखंड में बेटा उन्होंने सर्कस लगाया फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, यूपी में फॉर अ पीरियड ऑफ 25 डेज, दिल्ली में फॉर अ पीरियड ऑफ 28 डेज, गुजरात में 2 महीने के लिए और कर्नाटका में 1.5 महीने के लिए उन्होंने क्या लगाया बेटा, सर्कस। याद रखना जेमिनी सर्कस का फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस तो कहां पर है बेटा, चेन्नई में। तो जेमिनी सर्कस वाले अलग अलग स्टेट्स में जाके सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं बेटा, सर्कस सर्विसेज में आएगा। ये आपके अलग अलग स्टेट्स में जाके क्या कर रहे हैं बच्चे, सर्विसेज की सप्लाई करते हैं। पक्का बेटा याद रखना, इन स्टेट्स में, जिन स्टेट्स में वो सर्विसेज की सप्लाई करते हैं, देयर इज नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। उन स्टेट्स में उनका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस थोड़ी ना होता है। तो जेमिनी सर्कस वाले चेन्नई के हैं, ठीक है, चेन्नई में उनका फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है, वो उत्तराखंड में आके सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में उनका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। तो उत्तराखंड के लिए उनको क्या माना जाएगा बेटे, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ऐसे ही वो चेन्नई में यूपी में अपनी सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यूपी में उनका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। तो यूपी के लिए वो क्या कहलाएंगे, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। क्लियर हुआ बेटा सबको। लेकिन हां, चेन्नई के लिए वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होंगे बेटा। सब बताओ बेटा, बात समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूं। ऐसी आपने बेटा देखा होगा, जैसे सम्राट जादूगर है, एग्जाम्पल के तौर पे बेटा सम्राट जादूगर है। सम्राट जादूगर बेटा क्या कर रहा है, वो कोई उसका फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस कोई बेटा उत्तराखंड में थोड़ी ना है। वो तो क्या करता है, अलग अलग स्टेट्स में जाता है, अपनी सर्विसेज की क्या करता है, सप्लाई करता है, लेकिन उन स्टेट्स में उसका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। तो सर्कस वाले जादूगर मैजिशियंस जो होते हैं बेटा, एग्जीबिशन जो लगाते हैं, ये सब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। सब बताओ, बात समझ आई बेटा, ठीक है। कॉपी करो इसे। लो बेटा कॉपी कर लो इसे, फिर हम आगे चलते हैं। समझ आया बेटे, चलें आगे। चलो अब बेटा सेक्शन 24 क्या कहता है, सेक्शन 24 कहता है जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है ना, उसका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होना है बेटा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का क्या होना है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ऊपर आओ बेटा, ये जो एग्जांपल था, पहले एग्जीबिशन वाला एग्जांपल डिस्कस करते हैं बेटा। ये वाला देखना पहले, एग्जीबिशन वाला। बेटा एक बार बताओ, सुनो पहले बताओ, आपका फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पर था बेटा, देहरादून में, मतलब उत्तराखंड में। अब आप कहां कहां पर जाके गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, दिल्ली में जाके गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, तो दिल्ली के लिए आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो। क्यों, क्योंकि दिल्ली में आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, लेकिन दिल्ली में आपका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो दिल्ली के लिए आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो। और बेटा दिल्ली में आपको पता है बेटा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज है। अगर मैं दिल्ली में गुड्स की सप्लाई कर रहा हूं
तो बेटा मुझे दिल्ली में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। मुझे दिल्ली में क्या करवाना पड़ेगा बेटा? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, कंपलसरी है सेक्शन 24 में। लेकिन मेरा रजिस्ट्रेशन दिल्ली में होगा एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। पक्का बताओ बेटा, क्लियर हुआ? अच्छा, अब बताओ, मैं गुजरात में जाके अपनी गुड्स की सप्लाई कर रहा हूं, लेकिन गुजरात में मेरा कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो गुजरात में बेटा मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बेटा मैं रजिस्ट्रेशन के बिना मैं गुड्स की सप्लाई नहीं कर सकता दूसरे स्टेट्स में जाके, तो उन्होंने साफ साफ कहा है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर। तो बताओ गुजरात में मुझे क्या लेना पड़ेगा? सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ऐसे ही बेटा चेन्नई में आपको सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। महाराष्ट्र में आपको सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। यूपी में सेक्शन 24 में आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। पक्का बताओ बेटा, जो मैंने कहा वो समझ आ रहा है सबको? कंपलसरी है बेटा रजिस्ट्रेशन लेना। लेकिन बेटा एक बात मैं आपको छोटी सी बताऊं, तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को ना बेटा नॉर्मल जैसे रजिस्ट्रेशन होता है ना, वैसे उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ता। उन्हें रजिस्ट्रेशन मिलता है फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज। मतलब मैं अगर बेटा दिल्ली में अपने आप को रजिस्टर करवाता हूं एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो रजिस्ट्रेशन तो मुझे दिल्ली में लेना पड़ेगा, बिना रजिस्ट्रेशन के मैं गुड्स की सप्लाई नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हो only for a period of 90 days which can be extended further by a period of 90 days। मतलब इनिशियली आपको रजिस्ट्रेशन 90 डेज का मिलेगा मैक्सिमम, which can be extended further by 90 डेज। मतलब टोटल 180 डेज का रजिस्ट्रेशन आपको मिलता है एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। 90 प्लस फर्दर 90 यानी टोटल 180 डेज के लिए। ऐसी गुजरात में बेटा मैं रजिस्ट्रेशन कितने डेज के लिए लूंगा? 90, which can be extended further by 90 days। सेम चेन्नई, मुंबई, यूपी। पक्का? लेकिन याद रखना बेटा, उत्तराखंड में, उत्तराखंड के लिए बेटा मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं हूं। उत्तराखंड के लिए मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं हूं। तो यहां पर बेटे सेक्शन 22 अप्लाई कर जाएगा। मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट देखी जाएगी। अगर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड करता है तो ही मैं लायबल हूंगा रजिस्ट्रेशन के लिए, नहीं तो आई एम नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो याद रखना, उत्तराखंड में तो सेक्शन 22 चलेगा बेटा, क्योंकि उत्तराखंड के लिए मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं हूं। तो अगर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को, बेटा उत्तराखंड के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? सेकंड कैटेगरी 20 लाख वाली। तो अगर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख को एक्सीड करता है तो ही मैं उत्तराखंड में बेटा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लायबल हूं। दिल्ली, गुजरात, चेन्नई, मुंबई, यूपी में तो करवाना पड़ेगा ही पड़ेगा, कंपलसरी है सेक्शन 24 में। लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन बेटा लाइफ लॉन्ग नहीं मिलता है। यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन सिर्फ 90 दिन का मिलेगा, विच कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर बाय 90 डेज। सब बताओ बेटा, बात समझ आ रही है? ठीक है। अब बेटा अगर मैं जेमिनी सर्कस की बात करूं, तो जेमिनी सर्कस का फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस चेन्नई में है, ठीक है। लेकिन वो उत्तराखंड में जाके, यूपी में जाके, दिल्ली में जाके, गुजरात में जाके, कर्नाटका में जाके अपनी सर्विसेज की सप्लाई करते हैं, ठीक है। और उन स्टेट्स में उनका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। तो इन जगहों के लिए जेमिनी सर्कस क्या माना जाएगा? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन माना जाएगा। लेकिन मैं एक छोटी सी बात अगर आपसे करूं बेटा, जेमिनी सर्कस की जो सर्विसेज है ना, जेमिनी सर्कस की सर्विसेज जो है वो एग्जेम्प्ट है बेटा। अगर आपको याद हो तो एडमिशन टू सर्कस, म्यूजिक परफॉर्मेंस, डांस परफॉर्मेंस इज बेटा एग्जेम्प्ट। तो एक बात याद रखना, जेमिनी सर्कस की जो सर्विसेज हैं बेटा वो क्या हैं? एग्जेम्प्ट हैं। और सेक्शन 23 याद करो, सेक्शन 23 साफ साफ कहता है अ पर्सन सप्लाइंग एक्सक्लूसिवली
नॉन टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सर्विसेज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो बेटा जेमिनी सर्कस को तो रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जेमिनी सर्कस जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो ऑल्दो ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, ऑल्दो जेमिनी सर्कस इज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, बट रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जेमिनी सर्कस जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो एग्जेम्प्ट है। और सेक्शन 23 कहता है पर्सन सप्लाइंग नॉन टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सर्विसेज सप्लाईज एक्सक्लूसिवली आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। तो बेटा नो नीड फॉर रजिस्ट्रेशन। ऑल्दो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। नो नीड फॉर रजिस्ट्रेशन सिंस सर्विसेज ऑफ जेमिनी सर्कस आर exempt फ्रॉम टैक्स। तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की बेटा जेमिनी सर्कस को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप जो सर्विसेज देते हो वो आपकी क्या है? एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। तो ऑल्दो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है लेकिन जो सर्विसेज दे रहा है वो तो एग्जेम्प्ट है ना बेटा। और सेक्शन 23 साफ साफ कहता है अगर आप एग्जेम्प्ट या नॉन टैक्सेबल सर्विसेज देते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है अंडर सेक्शन 23। बेटा मेरे ख्याल से बात समझ आई सबको, ठीक है? अच्छा एक बार बेटा अपने नोट्स पे आना जरा। ये देखो बेटा मैंने ना नीचे लिखवाया हुआ है आपको, ये देखो बेटा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन विल बी ग्रांटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज। तो बेटा आपको रजिस्ट्रेशन 90 दिनों के लिए मिलेगा, विच कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर बाय 90 डेज, मतलब मैक्सिमम 180 डेज का आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। एक बात बेटा मैं और बता दूं आपको, उसने कहा है दे आर लायबल टू पे एडवांस जीएसटी ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी। बेटा अब क्या है, मैं आपको ना थोड़ा सा बेटा समझाता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। बेटा उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा बेटा जेमिनी सर्कस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं एग्जीबिशन वाला केस देख रहा हूं। सुनो, उन्होंने कहा कि अगर आप दिल्ली में एग्जीबिशन लगाना चाहते हो, ध्यान से सुनना बेटा जो मैं कहूंगा, गवर्नमेंट मिस्टर ए से क्या कह रही है, अगर आप दिल्ली में एग्जीबिशन लगाना चाहते हो फॉर अ पीरियड ऑफ 15 डेज तो आपको पहले रजिस्टर करवाना पड़ेगा एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। मैंने कहा चलो ठीक है, रजिस्टर करवा लूंगा दिल्ली में एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अब गवर्नमेंट ने एक बात और कही, गवर्नमेंट ने कहा यह बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, अंदाजा बताना, अंदाजा कि तुम इन 15 दिनों में दिल्ली में कितने गुड्स की सप्लाई कर लोगे, इन 15 डेज में कितना सामान तुम बेच लोगे, कितने गारमेंट्स तुम बेच लोगे। मैंने कहा लगभग 1 लाख रुपए के आसपास की सेल्स तो मैं कर ही लूंगा। तो गवर्नमेंट ने कहा चल एक काम कर, गारमेंट्स पे जीएसटी रेट क्या है 12%, तो एक काम कर 1 लाख पे 12%, 12,000 रुपए जीएसटी हमारे खाते में जमा करवा दे एडवांस में। मतलब अभी सेल हुई नहीं है, अभी सप्लाई हुई नहीं है, तो एडवांस में हमारे पास 12,000 रुपए का जीएसटी क्या करवा दे, जमा। बाद में इस 12,000 को हम तेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट क्या कर देंगे, एडजस्ट। मतलब समझो बेटा, मिस्टर ए ने दिल्ली में, ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा, मिस्टर ए ने दिल्ली में कितने रुपए का जीएसटी बेटा एडवांस में जमा करवा दिया, 12,000 रुपए का जीएसटी एडवांस में जमा करवा दिया, ठीक है। अब एक्चुअल में बेटा दिल्ली में सप्लाई हुई 1.5 लाख की, तो बेटा 1.5 लाख पे 12% कितना बनता है, 18,000। मतलब आपको जीएसटी देना चाहिए था 18, आपने एडवांस में कितना दे रखा है, 12। तो आपको बताओ गवर्नमेंट को और कितना जीएसटी पे करना पड़ेगा, 6,000 का जीएसटी आपको गवर्नमेंट को और पे करना पड़ेगा। अच्छा व्हाट इफ मैंने 80,000 रुपए की ही सप्लाई करी, तो 80,000 पे 12% मतलब 9600 का आपका जीएसटी बनता था, लेकिन आपने एडवांस में सरकार को दे दिया 12,000। कितना पैसा फालतू दे दिया,
₹2400 आपने गवर्नमेंट को फालतू दे दी एडवांस में, इतने रुपए का आपको क्या मिल जाएगा बेटा, रिफंड मिल जाएगा गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट क्या कह रहा है, गवर्नमेंट कह रही है एडवांस में जीएसटी हमारे पास जमा कर दे, और जो जीएसटी तू एडवांस में जमा करेगा ना, बाद में हम इसका क्रेडिट तेरे को दे देंगे अगेंस्ट योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। अगर तेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 18 बनती है तो 18 में से 12 का क्रेडिट हम तेरे को दे देंगे, तो तुझे और कितना जमा करवाना है, 6। अगर तेरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 9600 बनता है तो ₹2400 का हमसे क्या ले लियो, रिफंड ले लियो। पक्का बताओ बेटा, क्लियर। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को बेटा जीएसटी एडवांस में गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा, ऑल्दो इस एडवांस जीएसटी का वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट क्रेडिट ले पाएगा। बताओ बेटा, समझ आई बात सबको। ये बेटा आपका पूरा केस है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का, ठीक है बेटा। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, जिसका एक स्टेट में फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है, लेकिन वो क्या करता है, दूसरे स्टेट्स में जाके गुड्स की या सर्विसेज की सप्लाई करता है, और उन स्टेट्स में उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता है। लो बेटा, कॉपी करो इसे, फिर आगे चलते हैं। बेटा समझ आया सबको? चलो देखो बेटा, अब है अगला जो है, ये मैं ज़्यादा बेटा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपके ना कोर्स में बेटा ये बहुत डिटेल में कवर्ड नहीं है, और वो है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। सॉरी 2 मिनट बेटा, 2 मिनट, मेरी एक बात रह गई। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में ना एक बात बताने वाली बेटा रह गई, ये ब्रैकेट्स में पढ़ना बेटा। हाउएवर थ्रेशोल्ड लिमिट of ₹20 lakh / ₹10 lakh is available in case of CTP, मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स। तो बेटा ठीक है, मेरी बात सुनो, ठीक है। उन्होंने कहा अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है जो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, किसकी, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स की, तो उस केस में वो थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट 20 लाख और 10 लाख का बेनिफिट वो अवेल कर पाएगा। मतलब अगर वो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है हैंडीक्राफ्ट गुड्स की और उसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख तक है, तो बेटा रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर 20 लाख 10 लाख को एक्सीड करता है उसका एग्रीगेट टर्नओवर, तो उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और यही बात बेटा सेक्शन 23 में लिखी हुई थी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स अप टू 20 लाख / 10 लाख। तो याद रखना, अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है जो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स की, कौन कौन से नोटिफाइड हैं कल बताया था आपको, तो वो 20 लाख और 10 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। मतलब अगर उनका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख से कम है, एग्जेम्प्ट हैं फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 23। लेकिन अगर एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख 10 लाख से ज्यादा है तो बेटा उन्हें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, कंपलसरी है सेक्शन 24 में। ठीक है बच्चे? अच्छा, ये बेटा आपका पूरा डिस्कशन हमने बहुत डिटेल में करा है रिगार्डिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। बेटा जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है ना, कंसेप्ट बेटा बिल्कुल सेम है। जैसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का कंसेप्ट था ना, वैसे ही नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन का भी कंसेप्ट है। मैं बहुत डिटेल में नहीं बेटा आपको, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको जरूर बताना चाहूंगा डिफरेंस क्या है दोनों में। ये देखो बेटा, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी। अब देखना बेटा एनआरटीपी कौन होता है। एनआरटीपी, डिफरेंस नोटिस करना, इज अ पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक्स ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन इंडिया। लिखना बेटा इन इंडिया। NRTP is a person who occasionally
undertakes transactions involving supply of goods or services or both in a state or union territory, ये काट देना बेटा, स्टेट और यूनियन टेरिटरी, इंडिया लिखना, where he has no fixed place of business. अब सुनना बेटा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या था? जिसका एक स्टेट में फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है, वो दूसरे स्टेट्स में जाके सप्लाईज करता है और उन स्टेट्स में उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। बेटा एनआरटीपी क्या होता है? ये इसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस तो बेटा इंडिया में ही नहीं है, इसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में ही नहीं है, ये तो इंडिया के बाहर का है। ये इंडिया में आके गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करता है और इंडिया में उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। बेटा डिफरेंस समझो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का इंडिया में फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है, ठीक है, लेकिन वो दूसरे स्टेट्स में जाके गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करता है और उन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में उसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। लेकिन एनआरटीपी का तो बेटा इंडिया में ही फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, बाहर है, वो इंडिया में आके गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करता है, ठीक है, और इंडिया में उसका बेटा कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी में बेटा यही डिफरेंस है, बाकी पूरे प्रोविजन सेम है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो है जिसका इंडिया के किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है, वो दूसरे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जाके सर्विसेज या गुड्स की सप्लाई करता है, वहां पर उसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। लेकिन एनआरटीपी का तो बेटा इंडिया में ही फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, ये तो यूएस का रहने वाला है, यूएस में है, इसके ब्रांचेस, ऑफिसेज, फैक्ट्रीज सब यूएस में है बेटा। इंडिया में इसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, ये इंडिया में आके गुड्स की या सर्विसेज की क्या करता है? सप्लाई। इसको भी बेटा इंडिया में क्या लेना पड़ेगा? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है अंडर सेक्शन 24, इसे भी बेटा रजिस्ट्रेशन मिलेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज, रजिस्ट्रेशन मिलेगा बेटा फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज और इट कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर बाय 90 डेज। तो इनिशियली आपको रजिस्ट्रेशन 90 डेज के लिए मिलेगा विच कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर बाय 90 डेज। पक्का बताओ बेटा, समझ आया? तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो है जिसका इंडिया में फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है किसी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, वो दूसरे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जाके सप्लाईज करता है, वहां पर उसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। एनआरटीपी का तो बेटा इंडिया में ही फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, ठीक है, इंडिया में आके, बाहर से वो आ रहा है, इंडिया में आ रहा है, इंडिया में उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है और इंडिया में वो गुड्स और सर्विसेज की क्या कर रहा है? सप्लाई। उसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा सेक्शन 24 में, एडवांस बेसिस पे उसे जीएसटी भी जमा करवाना पड़ेगा, हाउएवर वो उस जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। समझ आया बेटा? प्रोविजन सेम है बिल्कुल। चलो अब बेटा सेक्शन 24 में लास्ट जो हमारा रह गया 8th पॉइंट, बेटा ये भी आपके कोर्स में नहीं है, अगर आप स्टडी मटेरियल देखोगे तो बेटा उसमें साफ साफ लिखा हुआ है ये सर्विसेज आपके कोर्स में नहीं है, तो मैं थोड़ा सा बेटा आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बस दैट्स इट, उससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है। सुनना, एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड और database access or retrieval services from a place outside India to a person in India other than a registered person। ये सुनना मेरी बात बेटा। बेटा हेडिंग लिखोगे 8th पॉइंट, हम इसे कहते हैं OIDAR सर्विस। OIDAR सर्विस। OIDAR का क्या मतलब हुआ बेटा? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन and database access and retrieval services।
बेटा अपना मैं थोड़ा सा आपको ना एग्जाम्पल से बच्चे समझाने की कोशिश करता हूं। ये वाला केस, ये देखो बेटा, अज्यूम करो बेटे एक पर्सन है मिस्टर ए, एक पर्सन है बेटा मिस्टर ए, ठीक है बेटा। मिस्टर ए जो है ना, ये बेसिकली यूएस का रहने वाला है, मतलब बाहर रहता है बेटा, इंडिया के बाहर। लेकिन इसने बेटा क्या करा है, इसने अपनी एक वेबसाइट बनाई है, वेबसाइट बनाई है www.onlinegaming.com। इसने बेटा एक वेबसाइट बनाई है www.onlinegaming.com, ठीक है। ये एक वेबसाइट है जो मिस्टर ए ने क्या करी है, बनाई है बेटे। अब क्या हुआ बेटा, सपोज एक पर्सन है मिस्टर बी, ये बेटा कुछ नहीं, ये एक स्टूडेंट है बेटा, सीए का स्टूडेंट है। सीए कर रहा है, पढ़ पढ़ के बेटा पक गया है। तो इसने सोचा क्यों ना मैं कोई ऑनलाइन गेमिंग का प्लेटफॉर्म ज्वाइन करूं। इसका गेमिंग में बेटा थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो इसने सोचा क्यों ना मैं कोई ऑनलाइन गेमिंग का प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले लूं। तो इसने क्या करा, इसने www.onlinegaming.com, उसने इसका क्या ले लिया, सब्सक्रिप्शन। पबजी खेलने के लिए उसने बेटा इस साइट का, इस वेबसाइट का क्या ले लिया बेटा, सब्सक्रिप्शन। पबजी खेलना चाहता है बेटा। चलो अब सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं तो सब्सक्रिप्शन है बेटा $2, मतलब अप्रॉक्सीमेट 150 रुपये का सब्सक्रिप्शन उसने ले लिया। अपने क्रेडिट कार्ड से उसने पेमेंट कर दी, ऑनलाइन पेमेंट कर दी बेटा। इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं कि मिस्टर ए मिस्टर बी को क्या दे रहा है बेटा, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज। इसे हम कहते हैं OIDAR सर्विस, ठीक है। ऐसे ही बेटा सिर्फ गेमिंग नहीं है, बहुत सारी बेटा वेबसाइट्स हैं, जैसे सॉन्ग्स, www.songs.com, बेटा पुराने नए हॉलीवुड बॉलीवुड टॉलीवुड हर तरह के गाने मिलेंगे बेटा इस पे, ठीक है। तो आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो बेटा। मूवीज हो सकता है, मूवीज की कोई वेबसाइट हो या वेब सीरीज की कोई वेबसाइट हो जहां पर आप ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ठीक है। ऐसे ही हो सकता है बेटा कोई बुक्स का आपने सब्सक्रिप्शन लिया, ई बुक्स आती है बेटा आजकल, तो फिजिकल बुक्स का जमाना गया बेटा, आजकल तो ई बुक्स हैं। तो www.ebooks.com, बेटा आपको फिजिकल कॉपी डिलीवर नहीं होगी, ऑनलाइन आप जितनी मर्जी बुक्स, नॉवेल्स वगैरह आप जितनी मर्जी पढ़ सकते हो बेटे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। ebooks.com। तो ये बेटा आपकी क्या है, ये आपकी वो ऑनलाइन साइट्स हैं जिनका आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और सर्विसेज का फायदा आप उठा सकते हो बेटे। पक्का बताओ बेटा, क्लियर हुआ? अब सुनो बेटा, समझ आया? इन्हें बेटा हम सर्विसेज को, इन सर्विसेज को हम नाम दे रहे हैं बेटा यहां पर OIDAR सर्विसेज, जो ऑनलाइन माध्यम से प्रोवाइड करी जाती है। OIDAR सर्विसेज, जिसमें इंटरनेट का यूज हो रहा है बेटा। OIDAR सर्विसेज, ठीक है बच्चे। तो बेटा उन्होंने पता है एक बात कही है, उन्होंने कही है कि जो पर्सन इंडिया के बाहर से, ध्यान से सुनना, जो पर्सन इंडिया के बाहर से, ठीक है, इंडिया में किसी को OIDAR सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना,
तो जो प्रोवाइड कर रहा है मतलब मिस्टर ए, उसे करवाना पड़ेगा कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। तो बेटा याद रखना, मिस्टर ए जो इंडिया के बाहर से इंडिया में क्या प्रोवाइड कर रहा है, OIDAR सर्विस, उसे बेटा इंडिया में कंपल्सरली क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा। यानी बेटा मिस्टर ए जो इंडिया के बाहर से इंडिया में OIDAR सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसे इंडिया में बेटा कंपल्सरली अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। कंपल्सरी है बेटा, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन उसमें ना एक पॉइंट है बेटे जो मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, देखना बेटा थोड़ा सा ना। उसने कहा फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, ठीक है, टू अ पर्सन इन इंडिया, ये भी ठीक है। ये देखना, अदर देन अ रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब बेटा एक बात क्लियर हुई मुझे, अगर मिस्टर ए इंडिया के बाहर से इंडिया में OIDAR सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और जिसको वो प्रोवाइड कर रहा है मतलब मिस्टर बी, वो अगर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो बेटा मिस्टर ए को कंपल्सरी रजिस्टर करवाना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, सुनो बेटा, मैंने तभी ना यहां पर एक वर्ड बेटा यूज किया था, अगर आपने ध्यान दिया हो। मिस्टर बी बेटा एक CA स्टूडेंट है, मिस्टर बी एक स्टूडेंट है बेटा, इसका रेलेवेंस था। अच्छा CA स्टूडेंट है मतलब बेटा उसने GST में अपना रजिस्ट्रेशन ले रखा होगा क्या? नहीं बेटा, वो अनरजिस्टर्ड होगा। GST में रजिस्ट्रेशन थोड़ी ना लेगा, अनरजिस्टर्ड है बेटा वो। तो अगर मिस्टर ए, ध्यान से सुनना, अगर मिस्टर ए इंडिया के बाहर से इंडिया में किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को OIDAR सर्विस देता है, किसको देता है? अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो मिस्टर ए को कंपल्सरली रजिस्टर करवाना पड़ेगा बेटा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर मिस्टर ए इंडिया के बाहर से इंडिया में, इंडिया के बाहर से इंडिया में किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेटा OIDAR सर्विस देता है तो मिस्टर ए को कंपल्सरली रजिस्टर करवाना पड़ेगा अंडर सेक्शन 24। अगर किसको देता है बेटा? अनरजिस्टर्ड को। रजिस्टर्ड की बात नहीं करी, अगर अनरजिस्टर्ड को देता है तो उसे कंपल्सरली रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ठीक है, पक्का बताओ बेटा, क्लियर हुआ? तो यहां पर लिखना चाहो तो लिख लेना, मिस्टर ए प्रोवाइडिंग OIDAR services to an unregistered person in India to an unregistered person in India is liable to get registered, is liable to get registered compulsorily, बेटा कंपल्सरी है, compulsorily अंडर सेक्शन 24। बेटा मैं इससे ज़्यादा आपसे डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ OIDAR सर्विस पे, क्योंकि बेटा आपके कोर्स में नहीं है। जितना उन्होंने दे रखा है बेटा उतना मैंने आपसे डिस्कस करा है बस। ये बेटा डिटेल में ना आप लोग फाइनल लेवल पे पढ़ोगे। तो अगर कोई पर्सन इंडिया के बाहर से इंडिया में किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को OIDAR सर्विस दे रहा है तो जो पर्सन दे रहा है सप्लायर, उसे कंपल्सरी रजिस्टर करवाना पड़ेगा बेटा इंडिया में सेक्शन 24 में। ठीक है, लो बेटा कॉपी करो। इसी के साथ बेटा आपका सेक्शन 24 जो था वो हमारा बेटा पूरा कवर हो गया। जिन लोगों को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना है सेक्शन 24 में।
क्लियर है बेटा सबको? करें बाकी बेटा अगली क्लास में? चलो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बच्चा डिस्कस करते हैं, ठीक है? चलो बेटा बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।